का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग हम बोलते किसको हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज़ को जो भी बिजनेस में होती हैं। फिर हम एक अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ के बीच में। सो ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एक प्रोसेस है किस चीज़ की, जो इनिशिएट करती है किस चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स कैसे, थ्रू क्लैरिफाइंग ऑफ जॉब्स and establishing the working relationships. So effectively deploying resources for the attainment of identified and desired results के लिए effectively वो resources को deploy करती है। Organizing may also be referred to arranging everything in orderly form. हर एक चीज़ को जब हम orderly form में arrange करते हैं हम उसको organize कहते हैं। And making the most efficient use of resources, जितने भी हमारे resources हैं जब हम उनको बहुत अच्छे से use करते हैं, most efficient use करते हैं resources को, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सो अगर हम एग्जांपल में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग हम कहते हैं ना, बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, मैरिज ऑर्गेनाइज करनी है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। सो हम उसमें करते क्या है, हम उसमें प्राइमरीली कुछ एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं, एक जो एक्टिविटीज़ इकट्ठी हैं उनको एक ही ग्रुप करते हैं, एंड देन हम अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें हम बोलते हैं, हम डेलीगेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर काम एक बंदा करेगा, ये पर्टिकुलर काम दूसरा बंदा करेगा, राइट। और अथॉरिटी रिलेशनशिप, सो कोई एक बंदा होता है जो उन सबको सुपरवाइज करता है। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टेप्स क्या हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और काम को बांटना, डिवाइड करना, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर दी प्लान्स के मुताबिक। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इट इज़ राइटली डिवाइडेड। कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और जो भी काम है वो सही से डिवाइड हो जाए। मैनेजर जो है वो डिवाइड करता है वर्क को इनटू स्मॉलर यूनिट्स में, एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड ए जॉब। हर एक जो यूनिट है काम की उसको हम जॉब कहते हैं। ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, जितना भी हमारा काम है उसको छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड करने के बाद रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स जितनी भी हैं उनको हम एक ही ग्रुप में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, एक ही ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट के अंडर सारे के सारे काम को इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का काम है, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर। पैसे, फाइनेंस का काम है, फाइनेंस के अंडर। परचेजेस का काम है, परचेजेस के अंडर, राइट। सो डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज, बट द मोस्ट कॉमन आर, ये दोनों मोस्ट कॉमन है। वैसे ग्रुपिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। वन इज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, फंक्शनल फंक्शंस के बेस पे। अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड एक ही डिपार्टमेंट में। For example, all the jobs relating to production are grouped under the production department में, jobs related to sales are grouped under the sales department। इसी तरह डिवीजन डिपार्टमेंटलेशन होती है। डिवीजन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो सोप्स में डील करती है, देन दे डील इन पेंट्स, राइट, एंड दे में डील इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स। अब फंक्शनल में क्या होगा? फंक्शनल में परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सब कॉमन होगा फॉर द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डिविजनल में सोप डिवीजन का अलग परचेज, अलग प्रोडक्शन, अलग मार्केटिंग, अलग फाइनेंस। पेंट का अलग परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। दिस इज डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, राइट। So let us understand it. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंट। इसमें जॉब्स आर रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर एक ही डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, इट प्रोड्यूसेस टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स, फिर जो भी उसकी जॉब्स होंगी उससे रिलेटेड प्रोडक्शन से सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जॉब्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स दूसरे में, एंड सो ऑन। सो हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, राइट। उसके बाद जिन जिनको अथॉरिटी दी गई है, डेलीगेट हुई है, राइट, वो सब लोग उनको ड्यूटीज असाइन हो जाएंगी। सो डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स में हर एक इंडिविजुअल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है, जिसको ड्यूटी असाइन हुई है, मैचेस टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन के साथ वो मैच करेगा। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के एबिलिटी के मुताबिक वर्क असाइन होगा। एम्प्लॉयज़ आर असाइंड ड्यूटीज़ बाय गिविंग देम ए डॉक्यूमेंट जिसको हम
जॉब की डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, तो 4 स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, सारे इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटी टू दी मैचिंग टू दी जॉब दे हैव टू परफॉर्म। सो कुछ ना कुछ जो सुपीरियर है वो अपने जूनियर्स को कुछ ना कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करेगा। जैसे ये अथॉरिटी डेलीगेट होगी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, इसका काम करना, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम करना बन जाएगी। द मैनेजर्स विद मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसिडर्ड एज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स विद मिनिमम अथॉरिटी आर कंसिडर्ड एज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। So with establishment of authority, the individuals can perform their jobs and everyone knows who reports to whom. Importance of organizing, सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद हो आपको फेल के, उसमें स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, राइट। सो इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, कंप्लीट काम नहीं, कुछ हिस्सा, and not the whole task. Due to this division of work into smaller units, assignment of units according to the qualification leads to specialization. Role clarity. So organization function में employees are assigned different jobs and the managers clearly define the jobs. The jobs are defined on the written document जिसको हम job description कहते हैं, that spells out what exactly has to be done in every job. So role clarity उसी से आती है, जो description होगी उस job की उसमें लिखा होगा कि उसको ये सब steps करने हैं। Clarity in working relationship. So organizing function में it is clearly defined that what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals या managers कितनी authority enjoy करते हैं। Each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he has to रिसीव दी ऑर्डर। सो वो किसको इतने ऑर्डर दे सकते हैं और किससे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसमें रहता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय अनेबलिंग इट, कैसे, टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। जो भी उसके एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, जहाँ तक वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करता है तो उसकी एक्सपेंशन और उसकी ग्रोथ पॉसिबल है। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन्स। अडॉप्शन टू चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजिंग का। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी suitably modified according to changes in the business environment में जैसे जैसे चेंजेस होती जाएंगी वैसे वैसे मॉडिफाई होता जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज एज इट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस। चेंजेस आएंगी, चेंजेस जाएंगी, फिर भी सर्वाइव और ग्रो होने के बाद भी स्टेबिलिटी एंटरप्राइज में रहती है। effective administration, organizing provides a clear description of jobs and related duties. So जितनी भी clear description है jobs की या उसकी related duties की, proper administration मिलती है। This helps to avoid confusion and duplication. जो भी confusion है हमारी या duplication है of efforts, ये सब change होती है, clear होती है। Clarity in working relationship, जो भी हमारा working relationship है उसमें clarity आती है and proper execution of work होता है। Personnel develop होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो भी है ना वो चैलेंजेस देती है। सो कैसे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय द डेलीगेशन ऑफ वर्क। जब उनको नया काम मिलता है तो नए चैलेंजेस आते हैं उनके पास। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। जो भी इफेक्टिव डेलीगेशन है वो मैनेजर्स को अलाउ करती है कि वो अपने वर्कलोड को कम करें बाय असाइनिंग द रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। जो भी उनकी रूटीन जॉब्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को असाइन करें। इट अलाउज द मैनेजर टू डेवलप नए नए मेथड्स एंड वेज, डेवलप करे टू परफॉर्म द टास्क्स। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर टाइप्स पक करेंगे इसकी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क जिसके बीच में मैनेजर्स एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप लोगों में, काम में और जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तीनों में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगा। दिस इनेबल्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं ये उसको अचीव करने में हेल्प करता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू एंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन।
प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सको कि स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा और बेटर कंट्रोल होगा ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। आप जो भी काम करोगे उसमें आपका कंट्रोल और भी बेटर और भी अच्छा रहेगा। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? अब अगर हम लिटरल टर्म्स में समझें, मैनेजमेंट का स्पैन कितना है, यानी कि एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल और मैनेज कर पाता है, हम उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। दिस डिटर्मिन्स दी कितने लेवल्स होंगे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने जब डेफिनेशन स्टेप्स कर रहे थे तब भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर एक तरह की जॉब्स को जब आप एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हो हम उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एज पर दी फंक्शन एंड ऑर्गेनाइज दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स। इन्हीं फंक्शंस को हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। All the jobs related to production are grouped under the production department, related to sales in sales department, related to purchases in purchase department and so on. So जितनी भी ये सारी jobs हैं एक तरह की jobs को एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं। Functional structure is suitable for those enterprises which have only one category of product to offer. So एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जिसके पास होता है ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। However, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ करता हो, वो ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए ही होती है। जैसे एक जनरल मैनेजर है ना, उसके नीचे प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, राइट, मे बी सेल्स मैनेजर, मे बी प्रोडक्शन मैनेजर, मे बी ऑपरेशंस मैनेजर। तो ये सब फंक्शनल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। एडवांटेजेस क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर की? स्पेशलाइजेशन आती है। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पेशलाइजेशन था ना, सो फंक्शनल स्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन देन ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू वन टाइप ओनली, एक ही तरह की होती हैं। दिस लीड्स टू एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन आती है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन विच मेक्स देम स्पेशलाइज्ड एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। इजी कोऑर्डिनेशन, द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर विच मीन्स द एक्टिविटीज ऑफ वन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। सो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग, इफेक्टिव ट्रेनिंग देता है। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज मोर ईजी एज दे आर ट्रेन्ड इन लिमिटेड टाइप ऑफ skills. Employees of production department gets training in only production techniques, right? So वो मास्टर बन जाते हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स के। ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है, इट हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस एज वेल। सबसे पहली डिफ़िकल्ट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ना वो अपने लिए काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, वो ग्रुप के एफर्ट को, ऑर्गेनाइजेशन गोल के एफर्ट को नहीं देख पाते। दे फेल टू सी द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख पाते वो। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाता। इनफ्लेक्सिबल, एक बार जो सेट टारगेट बन गया ना, उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो उससे चेंज ही नहीं होते, सिर्फ एक ही फंक्शन करने की ट्रेनिंग है उनको। सो दे द डिपार्टमेंट्स टू विच दे बिलोंग, सो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट में वो शिफ्ट ही नहीं होते। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है हमेशा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो अपने ही डिपार्टमेंट को टारगेट को अचीव करने में, अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने में वो करते हैं। बेसिकली उनके अपने ही डिपार्टमेंट के लिए वो काम करते हैं। अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है विच इज़ गोइंग अवे फ्रॉम देयर डिपार्टमेंटल टारगेट्स, दे डू नॉट प्रेफर टू डू इट। इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज्ड फंक्शनली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो कोऑर्डिनेशन इतना आसान इनमें नहीं होता। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? हमने पहले भी पढ़ा है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि हर डिवीजन में, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी एक डिवीजन है, राइट, देन मशीन्स मेकिंग एक डिवीजन है। सो इसके अलग लोग होंगे, इसके अलग मैनेजर्स होंगे। When the organization is large in size और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है,
then activities relating to one product are grouped under one department. So one product, one department. Divisional structure is the organizational structure which comprises of separate business units or divisions. जनरली मैन पावर जो है वो ग्रुप्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं. फॉर एग्जांपल लार्ज कंपनी मे हैव डिविजन्स लाइक फुटवेयर, गारमेंट्स एक्सेट्रा. suitability, organizations which require product specialization, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट्स. एक तो जिसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं और हर एक की लाइन अलग अलग है. ग्रोइंग कंपनीज प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर. उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल. सो पहली एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन लेके आता है. सो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अलग अलग स्किल्स, वेरिड स्किल्स एक डिवीजन हेड के अंडर, और ये प्रिपेयर करता है हायर पोजीशंस के लिए. सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर एक ही डिपार्टमेंट में, ओनली विच ब्रिंग्स इंटेग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सो अगर आप सोप्स बना रहे हो, राइट, आप एफएमसीजी किसी भी प्रोडक्ट में हो, तो एफएमसीजी के जितने भी मैनेजर्स होंगे सब इसी प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे. इट वॉज नॉट द केस विथ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के लिए काम करेगा, उसको मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, मार्केटिंग वाले को फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है, राइट. सो डिविजनल स्ट्रक्चर की ये एडवांटेज है. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. नई डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को खराब और टच किए बगैर, बाय एडिंग अनदर डिविजनल हेड एंड स्टाफ. Flexibility and initiative, fast decision making leads to the flexibility. It promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit that leads to faster decision making. So अपने आप से वो decisions ले सकते हैं, autonomous unit की तरह वो लोग काम करते हैं. ऐसा नहीं है इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए हर एक डिपार्टमेंट का, ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट. सो हर एक डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए. प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विथ सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस, इससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. अब आप देखो एफएमसीजी है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, इसमें भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, इसमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. सो क्या हो गया, डुप्लीकेशन. कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे. कन्फ्लिक्ट्स में राइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स. किस डिवीजन को फंड्स ज़्यादा एलोकेट किए जाएं, एंड अ पर्टिकुलर डिवीजन में सीक्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ बाकी डिविजन्स की कॉस्ट पे वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगी. इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट्स, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन के साथ. सच अ मैनेजर मे गेन पावर एंड इन अ बिड टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस मे इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. सो अपनी इंडिपेंडेंस के चक्कर में वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे. फंक्शनल और डिवीजन में डिफरेंस क्या है, अब देखो. फॉर्मेशन के बेस पे इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस, इट इज़ ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस. स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है डिविजनल स्ट्रक्चर में हमेशा. मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होती है, एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है. इजियर ऑटोनॉमी as well as the chance to perform multiple functions helps in the managerial development. Cost, functions are not duplicated, hence economical hai. So duplication of resources in various departments, hence costly. Responsibility, difficult to fix on a department, it is easy to fix responsibility for performance. Performance के लिए responsibility fix करना आसान होता है इस केस में. ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइमरीली तो दो ही तरह की हैं. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज़ डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाए, ऑब्जेक्टिव और गोल को कंप्लीट कर पाए. सो क्या डिफाइन करता है ये बाउंड्रीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एंड देयर इज़ अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव सच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. फीचर्स क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, आप ये जानबूझ के क्रिएट करते हो सो दैट आप वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाओ जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है. पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट.
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल इज असाइंड एक फिक्स्ड अथॉरिटी मिलती है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्कॉलर चेन, कम्युनिकेशन की स्कॉलर चेन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तरीके से सिस्टमैटिक वर्किंग चलती है इसकी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन दी सिस्टमैटिक और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करता है। अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। डिसएडवांटेजेस, डीले इन एक्शन। सो जब भी हम स्कॉलर चेन को फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, एक्शंस जो हैं वो डिले हो जाते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में। आपको याद होगा हमने स्कॉलर चेन पढ़ा था। स्कॉलर चेन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या था, दैट इफ दिस गाय हैज़ टू स्पीक टू दिस गाय इन द अदर डिपार्टमेंट, सो क्या करेगा, पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाले को बोलेगा, ऊपर वाले को, फिर ये वाला इसको बोलेगा, इसको बोलेगा, इसको बोलेगा, देन देयर वुड बी अ डिले। सो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता है, चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी ही पड़ती है। एम्फेसाइज ऑफ वर्क ओनली, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गिव्स इंपॉर्टेंस टू ओनली दी वर्क। सो ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन रिलेशंस को, टैलेंट्स को इग्नोर करता है। इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी, जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस होती है ना, वो एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट नहीं हो पाती, सिंस इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशंस फ्रॉम दी, जो भी हमारी लेड डाउन पॉलिसीज़ हैं उनमें से कोई भी डेविएशन नहीं हो पाता इनका। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इंटरेक्शन अमंग द पीपल एट वर्क, इट गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जो भी हमारे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं उसका नेटवर्क बनता है। अमंग एम्प्लॉइज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड द मेन पर्पज ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका पर्पज ही साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को गेन करना होता है। फीचर्स क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स के एफर्ट्स को किए बगैर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को गेन करने के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। तो ये जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा वो कोई प्रॉपर पाथ को फॉलो नहीं करता, किसी भी अथॉरिटी या कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करता। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है इट डज नॉट अलाउ स्कॉलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्विक फीडबैक। जो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो फीडबैक है वो क्विक होता है और फास्टर स्प्रेड होती है। फुलफिल्स द सोशल नीड्स, informal communication gives importance to the psychological and social needs of the employees which motivate the employees and enhances the job satisfaction। social needs को fulfill करता है ये। इसके disadvantages क्या हैं? rumor spread करता है। so एक सर्वे ने बताया 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन स्प्रेड इनफॉर्मल चैनल स्ट्रक्चर से रूमर्स होती हैं, जो एम्प्लॉइज को हमेशा मिसलीड ही करती हैं। सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं है इसकी कोई। इट डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रक्चर फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेज द पॉलिसीज एंड चेंजेस इन मैनेजमेंट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। में इम्प्लीमेंट करनी मुश्किल है। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, सो मीनिंग, it is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. Informal organization ये network of personal and social relationships होता है, not established by formal organization, established नहीं करती इसको, but arising spontaneously as people associate with one another. इसका origin, it originates as a result of company के rules and policies. It originates as a result of interaction among people at work. लोग एक दूसरे से जब interaction करते हैं, then they sit together. This normally happens during the after the office hours. This happens during the office hours. Authority, it rises by position in the management. It arises out of personal qualities of the individuals. Behavior is guided by rules and policies. Behavior is not guided by any rules. It has no set pattern. कोई proper pattern नहीं है. Communication takes place through a scholar chain. It can take place in any direction. किसी भी direction में चल सकता है. It is rigid in nature. It is flexible in nature. Leadership, managers are leaders. Leaders are chosen by
द ग्रुप चूज करता है कि लीडर कौन होगा उनका। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी चेंज हो सकते हैं। ये रिजिड है, द एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दी स्ट्रक्चर्स, मैनेजर्स ही लीडर होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में। देन कम्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ग्रांटिंग द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। आप डेलिबरेटली जानबूझ के अथॉरिटी देते हो ताकि वो उसी पैरामीटर में, उसी अथॉरिटी में काम कर पाएं। डेलीगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। इट इज़ द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंट्रस्ट करते हैं, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। इट हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। विदाउट दिस हिज एक्टिविटीज़ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही कैन डू। सो ये मैनेजर को एक्सटेंड करते हैं, ये मैनेजर को हेल्प करते हैं अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन को स्ट्रेच करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। इसके बगैर उसकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जितना वो कर सकते हैं उतने तक ही। इट enables the manager to focus on high priority areas, satisfy the subordinate by fulfilling the need for recognition. High priority areas, ठीक है, ये मैनेजर को बोलते हैं कि हाई प्रायोरिटी एरियाज जो हैं पहले आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। एम्प्लॉयज़ को वो बोलो कि वो हाई प्रायोरिटी एरियाज पे पहले कॉन्सेंट्रेट करे। एंड इट सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट बाय फिलिंग द नीड फॉर रिकॉग्निशन। एक रिकॉग्निशन मिलती है उसको कि अथॉरिटी है उसके पास। सो डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो भी हम वर्क असाइन करते हैं टू एन इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ जो भी उसको परफॉर्म करनी है ताकि वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो पाए। एक सबऑर्डिनेट को जो भी उसको ड्यूटी असाइन की है वो उसको परफॉर्म ज़रूर करनी है। फीचर्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटीज़। जो भी उसकी ड्यूटीज़ उसको दी गई हैं बाय हिज सुपीरियर, ही मस्ट परफॉर्म दोज ड्यूटीज़। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। सो जो भी सबऑर्डिनेट होगा ना वो हमेशा अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। ही विल ऑलवेज बी आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। What is the authority? Authority का मतलब है power to make the decisions, to carry on the responsibilities. Every employee need to have some authority. So when managers pass their responsibility to their subordinates, उसी के साथ some amounts of authority to perform that responsibility must also be ट्रांसफर्ड और डेलीगेटेड। सो फीचर्स क्या है अथॉरिटी के? अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक द डिसीजंस। जो भी ड्यू टू योर मैनेजरल पोजीशन, आपकी पोजीशन पे जो भी डिसीजंस चाहिए वो आपको लेने हैं। अथॉरिटी डिटर्मिन्स द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। इट फ्लोज डाउनवर्ड। अथॉरिटी हमेशा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को जाती है। सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इट मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा अथॉरिटी हो। अथॉरिटी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, डेलीगेट करनी है, राइट। देन इज अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क। आपको अथॉरिटी दे दी तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दैट मीन्स यू आर अकाउंटेबल टू कंप्लीट दैट टास्क विद इन दी prescribed time and the task must be completed efficiently. So once responsibility for the performance of an assigned task is accepted, one cannot deny the accountability. So it arises from the responsibility. Accountability flows upward, नीचे से ऊपर को जाती है. A subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of his work. Features क्या हैं? Accountability refers टू दी आंसरेबल फॉर दी फाइनल आउटपुट। जो भी आपकी फाइनल आउटपुट है उसके लिए आप आंसरेबल हो। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। आप किसी दूसरे को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हो। इट फ्लोज अपवर्ड
नीचे से ऊपर जाती है, सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर के साथ वो हमेशा अकाउंटेबल रहेगा. सुपीरियर हैज़ अथॉरिटी ओवर दी सबॉर्डिनेट. हर एक सुपीरियर के पास सबॉर्डिनेट के ऊपर अथॉरिटी रहेगी ही रहेगी. राइट. सो दीज वर दी 3 टास्क्स which were responsibility, authority and accountability. Right. Next is principles of delegation. Principles of delegation से क्या मतलब है हमारा? हम डेलीगेट करते हैं. हमने अभी बात की ना अथॉरिटी की. सो अथॉरिटी डेलीगेट होती है. अब इसमें 2 चीज़ें हैं बस. एक, अगर मैं स्पेसिफिक एम्प्लॉई या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को करूं तो मैं इसको डेलीगेशन बोलता हूं. अगर मैं अक्रॉस एम्प्लॉयज़ को करूं तो मैं इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलता हूँ. ये डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में. सो हम यहाँ डेलीगेशन की बात कर रहे हैं. द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. असाइन जो आपको की है उसी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी मिली है आपको. डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. सो एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसका मतलब. अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू समवन एल्स. अगर कोई बंदा काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली टाइम पे काम नहीं कर पा रहा है, तो उससे अथॉरिटी लेके इट कैन बी सबऑर्डिनेट टू समवन एल्स. ये डिफरेंस है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में. अथॉरिटी मीन्स द राइट टू कमांड. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एक ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, असाइन टास्क. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क. डेलीगेशन, अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकती. अगर सुपीरियर ए ने सबॉर्डिनेट बी को टास्क दिया तो सबॉर्डिनेट बी अपने नीचे सबॉर्डिनेट सी को नहीं दे सकता. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकता वो. कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. अकाउंटेबिलिटी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डेलीगेट नहीं होती. ओरिजिन अराइजेस फ्रॉम अ फॉर्मल पोजीशन के कारण अथॉरिटी होती है. डेलीगेटेड अथॉरिटी के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एंड अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ. फ्लो हमने पढ़ा ही है अभी. फ्लो डाउनवर्ड, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट. फ्लो अपवर्ड, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर. अपवर्ड, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. सो डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की? सो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है क्या? मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज. सबसे पहला पर्पज है, जिसको आप अथॉरिटी दोगे वो बंदा मोटिवेट फील करेगा. सो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ एन एम्प्लॉय, और उसका कॉन्फिडेंस को ये इंप्रूव करता है. effective management, by empowering the employees the managers can perform function more effectively as they get more time to concentrate on the important matters. अगर मेरे पास टाइम नहीं है, इफ़ आई एम दी टॉप मोस्ट मैनेजर और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ टास्क मैं डाउन दी लेवल असाइन कर दूंगा, जिससे मेरे पास कुछ ऐसा टाइम हो जाएगा जिससे मैं प्रोडक्टिव काम जो मेरे लेवल पे सूटेबल है वो मैं कर पाऊँ. फ्रीडम फ्रॉम डूइंग द रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज. इससे जो मैनेजर है वो काम पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, रूटीन काम छोड़ के जो नए एरियाज़ को डेवलप करेगा. एम्प्लॉय डेवलपमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए. इट मेक्स देम बेटर लीडर्स एंड बेटर डिसीजन मेकर्स. सो डेलीगेशन जो है वो बेटर फ्यूचर मैनेजर्स को प्रिपेयर करती है. It facilitates the organizational growth. So in the process of delegation, managers are passing their responsibility and authority to the subordinate को pass करते हैं. They keep in mind the qualification and capabilities of all the subordinates के qualification और capability को वो ध्यान में रखते हैं. This leads to the division of work and specialization, which is very important for the organizational growth के लिए. Division of work और specialization बहुत ज़रूरी है. Better coordination में So in delegation, responsibility and authority are divided and employees are made answerable for non-completion of the task. This helps to avoid overlapping the duties and duplication of efforts, as it gives a clear picture of the work being done at various levels. अलग अलग levels पे जो भी हम काम करते हैं. Basis of management hierarchy, delegation of authority establishes superior subordinate relationship, which are the basis of the hierarchy of the management की hierarchy का basis है वो. The extent of delegation authority also decides the power that each position enjoys in the organization. So
हर एक पोजीशन के साथ कुछ ना कुछ पावर एसोसिएटेड होती है। सो डेलीगेशन उस पावर के बारे में भी डिफाइन करता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का बेसिक मीनिंग है सारा का सारा काम मैं खुद करूंगा, सारी की सारी अथॉरिटी मेरे पास। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ऑल अक्रॉस, एक पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी इंप्लॉइज होंगे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन मैं सब में सबको अथॉरिटी बांट दूंगा। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। टॉप लेवल के पास जब सारी की सारी पावर और अथॉरिटी रहती है उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में है, तो हम उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इट कैन बी डिफाइंड एज एन इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट ने अपने नीचे के सभी लोगों को रिस्पेक्टिव अथॉरिटी दी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है। सो डिसेंट्रलाइजेशन, those organizations which decision making authorities lie with the top management are termed as centralized organizations, whereas those organizations जहाँ पे authority shared with lower level, इसको हम decentralized organization बोलते हैं। So decision making authorities push down the chain of command। मैं आपको एक लोकल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप सब लोगों ने ये एग्जाम्पल रेगुलरली सुनी होगी। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को बड़े अच्छे से डिफाइन करती है ये एग्जाम्पल। सो आप एक बैंक में जाते हो, अपने जगह पे अपनी लोकेशन पे बैंक की ब्रांच में जब आप जाओगे, आप उसको बोलते हो कि सर मेरे को बैंक में जाके मैनेजर को, सर मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए। मैनेजर कहता है जी डॉक्यूमेंट नंबर 1 ले आओ, डॉक्यूमेंट नंबर 2 ले आओ, डॉक्यूमेंट नंबर 3 ले आओ, आपका लोन मैं सैंक्शन कर देता हूँ। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, वहीं से आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मैनेजर हैज़ अ पावर टू सैंक्शन अ लोन अप टू से 20 लैक्स। आप अगर दूसरी एग्जांपल क्या है, आप अगर बैंक में जाते हो, बैंक के मैनेजर को बोलते हो सर मेरे को 50 लैक्स का लोन चाहिए, द बैंक मैनेजर और द ब्रांच मैनेजर विल से कि सर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं ये अपने हेड ऑफिस भेजूंगा, हेड ऑफिस डिसाइड करेगा कि आपको 50 लाख का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। This is centralization. So when the power or authority to grant a loan rest with the top management, it is centralization. तो जब वो ब्रांच मैनेजर खुद ही लोन सैंक्शन कर सकता है जितने तक का, that is decentralization. So decentralization का इंपॉर्टेंस क्या है? It develops the initiative among the subordinates में इनिशिएटिव को डेवलप करता है। मैंने आपको बताया ना, जो ब्रांच मैनेजर लोकल है उससे क्या होगा, उन लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम लोन दे सकते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, ये इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। पासिंग अथॉरिटी एंड मिडिल एंड लोअर लेवल्स शोज ट्रस्ट एंड फेथ एट द टॉप लेवल, कि उन लोगों को आप पर कितना ट्रस्ट है, कितना फेथ है। सो इट हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। सबऑर्डिनेट्स में सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस को ये प्रमोट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वो एग्जेक्टिव्स जिनके पास वो पोटेंशियल है ताकि वो लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप करता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स सबऑर्डिनेट्स अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज एंड क्रिएट्स अ रिजर्वर ऑफ द क्वालिफाइड मैन पावर who will be considered to fill the challenging positions through the promotions. Next, it also helps to identify those who may not be successful in assuming greater responsibilities को जो नहीं कर सकते. Decentralization is a means of management education as well as an opportunity for the trained manpower to use its talent in real life. Actual situations में talent को कैसे use करना है. क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू हैंड्स. मैंने आपको बोला ना, आप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के पास जाते हो, ब्रांच मैनेजर कहता है हाँ जी 20 लाख का लोन, 20 लाख का लोन मैं ही सैंक्शन कर दूंगा. सो बट डिसीजन मेकिंग इज इंटरेस्टेड टू ऑल द मैनेजर्स हु आर टेकिंग एक्शंस और परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज. दिस लीड्स टू फास्टर डिसीजंस. एम्प्लॉइज हु हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज आर अलाउड टू मेक डिसीजंस. It facilitates growth. Decentralization grants more autonomy or freedom to the lower levels of management. इससे subordinates, this helps the subordinate to work in a manner जो suited होगा for the department. जब हर एक डिपार्टमेंट बेस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, एक्सपेंशन में काम आएगा. बेटर कंट्रोल. डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स मेक देयर ओन डिसीजंस. दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस.
They cannot pass the blame to their superiors. With decentralization, better control can be exercised through the scorecard, management information system, etc. Feedback from all helps to analyze the variances and improve the operations. रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत टाइम बच जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने के लिए. रूटीन जॉब से को वो डाउन द लेवल डेलीगेट कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. सो डिसेंट्रलाइजेशन diminishes the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of the subordinate. They are given the freedom to act and decide within the prescribed limits. Decentralization also leaves the top management with more time which they can devote to the important policy decisions. The difference between decentralization and delegation, we have already discussed this. So nature, a delegation is a compulsory act. Decentralization एक optional होता है. Freedom of action, there is less freedom to take on decisions as there is more control by the superiors. इसमें greater freedom of action होता है, control over executives कम होता है. Status, it is a process followed to share the tasks. It is the result of policy decision होता है ये हमेशा top management का. Scope, it is a narrow scope. It involves the superior and his immediate subordinate only. Superior says subordinate. So one level. Delegation happens at one level. ये wider scope है. It involves at all the levels of management. Purpose, the main purpose is to lessen the burden of the manager. एक particular task है, उस manager का काम reduce करने के लिए subordinate को delegate हो जाएगा. The main purpose of decentralization is to increase the role of subordinates in the organization by giving them the authority to take decisions. That's under the organizing part. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, do let me know. I'll clear all your doubts. Guys, organizing is one of the most important chapters of this book. प्राइमरीली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड दी स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आपको इनमें कोई भी डाउट हो, डू राइट टू मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.